बात समाधान की कार्यक्रम में लाइव 24 की टीम ने उत्तराखंड के किच्छा विधायक राजेश शुक्ला से सीधी बात की। विधायक राजेश शुक्ला ने क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान के लिए लाइव 24 की टीम के साथ खुलकर बातचीत की। इस दौरान विधायक शुक्ला ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अगर उन्हें अपनी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा सिस्टम को सुधारना है तो कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। नमस्कार। बात समाधान की कार्यक्रम के चौथे एपिसोड में हम किच्छा विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री राजेश शुक्ला जी के निवास पर हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से समस्याएं, जब उन्होंने विधायक के रूप में चार्ज लिया तो क्या समस्याएं थी, उनका समाधान क्या दिया गया और फिलहाल क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी। विधायक जी, लाइव 24 में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, पहला सवाल है कि आप पंतनगर से आपकी एजुकेशन रही है और सब मतलब ज़्यादातर जीवन आपका पंतनगर में ही बीता है, तो फिलहाल वहाँ पे स्कूलों का जो है शिक्षा स्तर विधायक जी गिरता जा रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे पंतनगर विश्वविद्यालय जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई कि शिक्षा का स्तर गिरा है। अभी जो सर्वे हुआ है तो देश की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें रैंकिंग के आधार पर भी हमारी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला जी। और ये ठीक बात है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद चूँकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इसका एक बड़ा बजट है जी, हालांकि अभी भी इसका जो प्रोजेक्ट्स यहाँ चलते हैं, जो रिसर्च यहाँ होती है जी, तो करीब 60% बजट तो हमें ICAR से मिलता है, भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा बजट यहाँ चाहिए जो नॉन प्लान का बजट है, लगभग 200-250 करोड़ रुपये। तो इस छोटे से राज्य में थोड़ा वो कठिनाइयाँ हैं बजट की। मैंने सुझाव दिया है सरकार को। मैं इस संबंध में भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से ही मिला था और ICAR के भी DG से और सब लोगों से मिला था और सबका ये मत है, अभिमत है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दें जी। इसमें केवल राज्य सरकार से प्रस्ताव जाने की बात है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक दल की बैठक में भी, पार्टी के फोरम पर भी मैं लगातार और हर मंच पर मैं उठाता हूँ इस बात को। और मेरा दृढ़ मानना है कि अगर हम पंतनगर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दें तो जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है बना रहेगा और जो पूरे एशिया की एक ख्यातिलब्ध यूनिवर्सिटी रही है, हरित क्रांति की जननी रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ हुआ है। नॉर्मन ई बोरलॉग जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था कृषि के क्षेत्र में, उन्होंने इसको हरित क्रांति की जननी का खिताब दिया था। एक बड़ा इतिहास है पंतनगर का, देश की कृषि की उन्नति में, देश को उन्नतशील के बीज देने में, देश की कृषि को उन्नतशील तकनीक देने में इसका स्थान रहा है। यहाँ की रिसर्च, यहाँ का अनुसंधान, यहाँ के छात्र, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के कर्मचारी सबने मिलकर एक समवेत प्रयास किया है और बिल्कुल सतत प्रयास किया है। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी को स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारे राज्य पर इसका बड़ा बोझ है। हम इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना करके इसमें पढ़ाई लिखाई का अच्छा वातावरण बना सकते हैं और जो ये 200-250 करोड़ रुपए साल के हमारे नॉन प्लान का बजट बचेगा जो हम देते हैं यूनिवर्सिटी को, उससे हम पहाड़ के क्षेत्रों में छोटे छोटे कॉलेज खोल सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग पर आधारित, खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित कॉलेज खोल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के कॉलेज खोल सकते हैं, ताकि पहाड़ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो पहाड़ का फसलें हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं और चीज़ें हैं, उनका हम उत्पादन भी अच्छा करा सकें और उनको हम उसका प्रसंस्करण करा करके वहाँ के किसानों को और वहाँ के लोगों को अच्छा दाम दिला सकें। ये मेरा प्रयास है और मुझे लगता है कि देर सवेर पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनकर रहेगा। विधायक जी, ज़मीनी स्तर पे चीज़ें कब तक आ जाएंगी, क्योंकि सवाल आप किच्छा का भी है और आपके विधानसभा क्षेत्र का, और लगभग जो देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं पंतनगर में, सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा हो और हम भी चाहेंगे ऐसा हो, तो कब तक ज़मीनी स्तर पे चीज़ें? बिल्कुल, आपकी जिज्ञासा बहुत वाजिब है, जायज़ है, क्योंकि पंतनगर इस समय तमाम कठिनाइयों से जूझ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं आपने देखा होगा, मैं वहाँ धरने में जाके बैठा था क्योंकि वहाँ बजट के अभाव में मज़दूरों की छटनी का काम शुरू कर दिया गया था। तो मैंने उसको रुकवाया है और मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा है कि हम बजट का इंतजाम करेंगे। बजट अगर सरकार देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो हम बोर्ड में बैठ के निर्णय लेंगे कि हम कहाँ से इसका पैसा दें। लेकिन किसी भी हालत में हम विश्वविद्यालय को सफ़र नहीं करने देंगे, क्योंकि सवाल मज़दूरों का नहीं है, वो मज़दूर हमारे प्रोजेक्ट्स में हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइव
लंबा चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, लाइफ लॉन्ग हैं। वो उसमें लोग भर्तियों के रिटायर हो जाते हैं, उससे जो रिसर्च होती है उस रिसर्च से हमें वैज्ञानिक मिलते हैं और वो वैज्ञानिक देश के काम आते हैं। तो इसलिए अगर हम मज़दूरों को वहाँ से छटनी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी सफ़र करेगी, हमारी अनुसंधान सफ़र करेगा, हमारा विश्वविद्यालय का अस्तित्व सफ़र करेगा। इसलिए मैं इस काम में बड़े शिद्दत से लगा हूँ और मेरी कृषि मंत्री से बात भी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से बात भी हुई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इसका समाधान कर लेंगे। माननीय विधायक जी, धरने की बात ही तो सवाल मन में उठता है कि धरने पे बैठने की क्या आवश्यकता पड़ी जब सब कुछ ही अपने हाथ में है। देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ किसी के हाथ में नहीं होता और शासन भी किसी दल का लोग मान लेते हैं, लेकिन दल का शासन नहीं होता है। शासन होना चाहिए कानून का, विधि का राज होना चाहिए और एक सिस्टम अपने देश में जो काम करता है। अब आप मुझे बताएं कि एक सिस्टम के तहत 15 यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसका कुलपति उसका पदेन अध्यक्ष है और उसमें बीइंग MLA मैं भी उस बोर्ड का मेंबर हूं, क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा 2 विधायकों को वहां सदस्य बनाकर भेजती है। अब वहां समाचार पत्र में खबर छपी कि वहां 1800 मजदूरों को निकाला जा रहा है। मैं इस संबंध में बात करता हूं वहां के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति से और कुलपति कह दे कोई नहीं निकाला जाएगा और उसके बाद फिर छटनी का काम शुरू हो जाए, निकालने का काम शुरू हो जाए, तो इसका मतलब सरकार का दोष नहीं है, वहाँ के सिस्टम का दोष है। तो उस सिस्टम के खिलाफ, उस सिस्टम में जिसमें वाइस चांसलर के कमिटमेंट तक को उनके कर्मचारी मानने को राजी नहीं थे अधिकारी, उनको कसने के लिए, और मैं जो आहत हुआ था कि मैं एक जिम्मेदार आदमी उस क्षेत्र का विधायक हूँ, बोर्ड का मेंबर हूँ और मुझे धोखा देने, झूठ बोलने की बात हुई थी, उससे आहत होकर मैं धरने में बैठा था। और धरने पर बैठने से पहले मैंने प्रदेश के कृषि मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी करा दिया था कि मैं धरने बैठने जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने कहा अगर आज मैं रुक गया तो हमारे बहुत से लोगों का नुकसान होगा और केवल 1800 कर्मचारियों की बात नहीं है, विश्वविद्यालय का नुकसान हो जाएगा। तो विधायक जी, विश्वविद्यालय के सिस्टम को, अब ये बात हुई सिस्टम ख़राब है, तो सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे भविष्य में? देखिए, 70 साल से इस देश में बहुत चीज़ें ख़राब थी, अब उन सब चीज़ों को ठीक करने का काम हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में जो सड़ी गली चीज़ें थी उनको ठीक करके और सब चीज़ों को पटरी दिलाने का काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में पंतनगर में भी कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को, चूँकि हमारी सरकार अच्छी है, हमारी महामहिम गवर्नर का पूरा ध्यान रहता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कृषि से बड़ा लगाव है, पहले वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो उनका भी ध्यान रहता है। हमारे उनियाल साहब जो कृषि मंत्री मौजूदा हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं खुद कृषि का छात्र रहा हूँ, इसी पंतनगर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो मेरा लगाव है और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके ठोक पीट के सही कर लेंगे। तो विधायक जी, ठोकना पीटना तो जरूरी मानते हैं आप, है ठोकना पीटना जरूरी? देखिए, शेप देना पड़ता है, कुम्हार को भी कई बार रस्सी से टेढ़ा आड़ा तिरछा भी करना पड़ता है, कहीं काटना भी करता है, कहीं जोड़ना ही पड़ता है, कहीं ठोकना ही पड़ता है। नहीं, कुल मिला के मकसद ये है किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, बल्कि कॉमन जो कॉज है हम सबका एक मिला जुला है, हमारा सबका एक अभियान है कि हम सब अपने लोगों के हितों की चिंता करें, अपने प्रदेश की चिंता करें, अपने देश की चिंता करें, अपने शिक्षण संस्थानों की चिंता करें, अपने हर इंस्टीट्यूट की चिंता करें। उस क्रम में मैं करता हूँ। मैं बड़ा शिष्ट व्यक्ति हूँ, मैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ, मैं कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करता, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। और ठीक है, लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए कभी कभी कसना ही पड़ता है और उसके लिए बिल्कुल सही मैं करता हूँ। विधायक जी, बात करते हैं देश में जो कोविड-19 महामारी चल रही है, तो हमारा प्रदेश भी, हमारा ज़िला भी उस महामारी से जूझ रहा है। हालांकि उत्तराखंड में 500 केस एक्टिव बचे हैं फ़िलहाल। तो सवाल है विधायक जी कि पंतनगर कोई क्वारंटाइन सेंटर क्यों बनाए, जबकि रुद्रपुर में पंचायती भवन काफ़ी खाली पड़े हैं, कई भवन खाली हैं? देखिए, वो असल में एक प्रशासनिक निर्णय था और उस पर कोई नीतिगत रूप से कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अब आनन फानन में ये चीज़ आ गई, कोई पहले से प्लान नहीं था, पहले से तैयारी नहीं थी, अचानक एक बीमारी आ गई, पूरे विश्व के सामने आ गई। तो मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने फिर भी बहुत अच्छे से इसको निपटा है। पूरे देश के हम मोर्टेलिटी को देखें तो बहुत कम है और सारी सरकारों ने उसको बहुत ढंग से इसके साथ काम किया है। हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने इसमें जन जागरण अभियान चलाया, लोगों को इसके लिए जागृत किया, लोगों को पहले ही दिन से जनता कर्फ्यू के माध्यम से जागृत किया और समय समय पर उन्होंने अपील की देशवासियों से और देशवासियों ने उसको माना भी। और हमारे राज्य में भी हम लोगों ने बहुत सख्ती के साथ जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको चेक किया। अब उस समय क्वारंटाइन सेंटर बनाना था, मुझे लगता है कि प्रशासन को लगा होगा कि एक साथ में सारे हॉस्टल यहाँ मिल रहे हैं, तो चूँकि इस समय पठन पाठन होना नहीं है, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक
वैसे भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होनी है, पूरे देश में नहीं हो रही है। तो एक ही जगह अगर सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, तो हम उनको एक जगह ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक जगह वहाँ रखें, एक वहाँ रखें, एक वहाँ रखें, एक वहाँ रखें। रुद्रपुर में थे भवन, लेकिन अलग अलग जगहों पे थे, तो एक ही जगह हम उसे आइसोलेट करके और वहाँ हम उसको एक इंटेंसिव केयर जैसा बना करके काम कर सकते थे। मुझे लगता है शायद इसी मकसद से डीएम साहब ने और उन अधिकारियों ने निर्णय लिया होगा, लेकिन वह एक आनंद फानंद का निर्णय था। हो सकता है उससे और बेहतर निर्णय हो सकता होगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई यूनिवर्सिटी का नुकसान नहीं हुआ। विधायक जी, सवाल है, 2022 चुनाव हैं, तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या सोच है आपकी? और तैयारियों की बात करें तो आप बताना चाहें कि चुनाव की तैयारी आपने अगर शुरू कर दी हो तो क्या तैयारी रहेंगी आपकी, और फिलहाल क्या योजना है? देखिए, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा था पंतनगर में, वहाँ रोज़ पढ़ना पड़ता था और रोज़ इम्तिहान होते थे। मतलब 60% इम्तिहान हमें पहले दे देना होता था, फाइनल के पहले ही, और 40 का फाइनल होता था। तो हम लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ता था, जैसे आज ही पढ़कर क्लास से निकले और क्लास में ये भी हैं 5 मिनट 10 मिनट रह गए तो टीचर पर्चा मार देता था, भाई पेपर हो गया तुम्हारा। तो इसलिए अब बिल्कुल हमें रोज़ तैयार रहना पड़ता था। शायद यही कारण है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रोज़ तैयार रहता हूँ। मैं कहता हूँ, और आज चुनाव हो जाए तो मैं आज भी तैयार हूँ लड़ने के लिए। क्यों? कि मैं नियमित अपनी जनता के बीच रहता हूँ, उनके विकास की चिंता करता हूँ, उनके समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से प्रयासरत रहता हूँ। और आपने देखा ही कि मैं कभी कभी संकोच भी नहीं करता कि मेरी सरकार है, किसी सरकार है, अगर समाधान करने के लिए मुझे ही धरने बैठना पड़ जाए तो मैं बैठने को तैयार हो जाता हूँ। तो ये मेरा डेडिकेशन भी अपने लोगों के लिए। मैंने शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखा था, और यही कारण है कि मेरे यहाँ मैंने वादा किया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम शिक्षा में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए थे हरीश रावत जी। लेकिन जैसे ही मेरी सरकार आई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा कराई, और जब मुझे स्टेट से लगा कि कुछ दिक्कत है, पैसा मिलने में देरी लगेगी, तो उन्होंने भारत सरकार को भी अप्रोच किया। और मुझे खुशी है कि 13 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार ने एक मॉडल डिग्री कॉलेज शिक्षा में दे दिया, जो इस समय बन भी रहा है। और साथ ही साथ हमने अपने स्टेट से मंडी के भवन लेकर के वहाँ पढ़ाई शुरू भी करा दी। ऐसे ही स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने शिक्षा के सभी डॉक्टर्स, सर्जन से लेकर जितने डॉक्टर्स वहाँ नहीं थे, सबकी पूर्ति कराई है। लगभग 13 डॉक्टर मैं लेकर आया हूँ शिक्षा और शांतिपुरी नारायणपुर क्षेत्र को मिलाकर। और साथ ही साथ रुद्रपुर में जो पिछले 15-20 सालों से एक मेडिकल कॉलेज लंबित था, उसके लिए भी मैं भारत सरकार से 350 करोड़ रुपए लेकर आया हूँ, और वहाँ मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा बुनियादी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। मेरे यहाँ एक एरोड्रम इंटरनेशनल बनना है, एयरपोर्ट, और उसको लेकर कुछ भ्रांतियाँ हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन मैंने कड़े शब्दों में संघर्ष करके उसको अपनी ही विधानसभा में पंतनगर विश्वविद्यालय की ही ज़मीन में बनाने का निर्णय लिया है। और 1100 एकड़ ज़मीन में लगभग कुल 2400 करोड़ की लागत से वो हवाई अड्डा बनेगा। इसके पहले फेज़ में 900 करोड़ रुपए भारत सरकार ने मंजूर कर दिए हैं, और बहुत जल्दी हवाई अड्डा हमारा बनकर तैयार होगा। उससे भी सामरिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी, और जो यहाँ औद्योगिक उत्पाद जाते हैं उनके दृष्टि से भी, उद्योग के दृष्टिकोण से भी, वो हवाई अड्डा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे जनपद और हमारे राज्य के विकास में। छोटे छोटे बहुत से काम किए, अब क्या गिनाऊँ। हमने 3 नगर पालिकाओं की घोषणा कराई है जो पाइपलाइन में है, और इसको बहुत जल्दी उसका जी होने जा रहा है। नगला, पंतनगर और लालपुर और सिरौली कला को हम नगर पंचायत बना रहे हैं। हम तमाम क्षेत्र में सड़कें बना रहे हैं, हम हाईवे को ठीक कर रहे हैं, हम स्टेट हाईवे को ठीक कर रहे हैं। एक पुल लंबित पड़ा है, उसे भी हम बनाने जा रहे हैं। और क्षेत्र में लगभग हमने 50 किलोमीटर सड़कें अब तक बना दी हैं, और कुछ जिला योजना की मैंने नहीं गिनाई, वो अलग से हैं। और विधायक निधि से भी हमने, चाहे हमारे जितने धार्मिक स्थल हों, चाहे हमारे जितने स्कूल्स में कुछ काम हो, फर्नीचर की बात हो, किताबों की बात हो, और भी जहाँ जहाँ जिस तरह की लोगों ने डिमांड रखी है, शमशान घाट हों, कब्रिस्तान हों, गुरुद्वारे हों, स्कूल की बाउंड्रियाँ हों, वो सारे काम हमने किए हैं। नल लगाने, पेयजल के मामले में अभी मैंने एक 18 करोड़ की लागत से किच्छा में पेयजल की बड़ी संकट था। अकेले जो किच्छा नगर की पेयजल की सिस्टम था पुराना हो गया था और उसकी क्षमता कम थी, तो बंडिया के लिए 18 करोड़ की लागत से एक अलग पेयजल योजना हमने मंजूर कराई, जिस पर बिल्डिंग बन रही है। और घर घर पानी, हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल वाला एक जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत हम हर घर में पानी की टोटी पहुंचाकर शुद्ध पानी देने का काम कर रहे हैं। हमारा ढौरा डाम और बखपुर क्षेत्र जो बहुत इंटीरियर का क्षेत्र है, वहाँ नल गड़ नहीं सकते, नीचे पथरीली भूमि है, तो वहाँ अभी हमने एक करीब 50-50 लाख की लागत से 3 ऐसे हमने 250 मीटर गहरे
ट्यूबल्स कराए हैं जिनका पानी की टंकी में उसी गांव को आपूर्ति करेगा वो। इस टाइप की एक व्यवस्था हम लेकर आए हैं। तो पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़, सड़कें हों, इन सब चीज़ पर मेरा फोकस है। और मैं अपनी जनता से इतना जुड़ा हुआ हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी भी आ जाते हैं तो मैं 40% अल्पसंख्यक वाली सीट से भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हरा कर आया हूँ। इसका मतलब कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। कुछ तो बात होगी ज़रूर सर। आप लोगों का प्यार है और सबका स्नेह है और मेरा अपने काम के प्रति एक डेडिकेशन है। विधायक जी, अंतिम सवाल, लाइव 24 के माध्यम से प्रदेश की जनता और अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, लाइव 24 के माध्यम से मैं अपने प्रदेश और देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आज देश के सामने बहुत कठिन चुनौतियां हैं। हमारा उत्तराखंड भी भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत विषम परिस्थितियों का प्रदेश है। हमारे लिए विकास की बहुत सी चुनौतियां हैं। कोरोना महामारी के आ जाने के बाद एक आर्थिक संकट से भी देश गुजर रहा है। लेकिन बजाय इस सब के आप देखते होंगे, चाहे सामरिक मोर्चे पर, चाहे विश्व की कूटनीति के मोर्चे पर, चाहे चीन की धृढ़ता और मक्कारी के जवाब देने के मोर्चे पर, या हर मोर्चे पर हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रही है। ऐसे में जनता का धैर्य और विश्वास और सहयोग हमें चाहिए। आप सब मिलकर हमारे साथ चलें और जहाँ भी आपको लगे कि कहीं भी हम जैसे सेवकों की आवश्यकता है तो हमें पुकारें, हमें कहें। हम हर घड़ी हर समय आपके विकास और आपकी समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये थे हमारे साथ किच्छा से विधायक श्री राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने कई समस्याओं का समाधान हमें दिया और अपने कार्यकाल में जो समस्याएं उन्होंने ख़त्म की हैं उनके बारे में भी हमें बताया। तो लाइव 24 भी आपसे कहेगा कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।